हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, जिसको हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रेंच का जो किंग था वो कौन था। तो फ्रांस का जो किंग था वो था लुई किंग 16। ठीक है, ये कौन सी डायनेस्टी से थे? तो ये थे आपके बर्बन डायनेस्टी से। कौन सी डायनेस्टी से थे ये आपके बर्बन डायनेस्टी के थे। ठीक है, और इनको क्या है 1774 में इनको क्या मिला था? असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन 1774। यानी कि अब आप राजघराने में पैदा हुए हो, आप बर्बन फैमिली से हो, तो जाहिर सी बात है कि आप राजा का बेटा राजा बनता है, उसके बाद उसका बेटा राजा बनता है। तो उसी तरह से इनको क्या मिली थी? इनको ये फैमिली जो राजशाही है वो इनके पेट्रियोटिक उसमें मिली थी। ठीक है, इसके बाद आता है एट द एज ऑफ 20। एट द एज ऑफ 20, अब एक तो वैसे ही इनको राजा बना दिया। ठीक है, उसके बाद आ गया एट द एज ऑफ 20 ही मैरिड ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक तो इनको पहले राजा बना दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी पहले ही दे दी। ठीक है, पूरा राज संभालने की। उसके बाद इनकी शादी जब भी 20 साल के थे, किससे करा दी? ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, मैरी एंटोनिएट, इनसे इसकी शादी करा दी। उसके बाद द टाइम that Louis XVI ascended the throne, France was going through a financial turmoil. ठीक है, टर्मोइल मींस क्या हो रहा था कि जब ये राजा बने, जब लुई 16 राजा बना, तो फ्रांस उस टाइम फ्रांस क्या कर रहा था? अपनी फाइनेंशियल उसकी जो कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं थी। कैसे कैसे अच्छी नहीं थी? फ्रांस की जो कंडीशन थी वो बहुत खराब थी। क्यों? drained financial resources of France as it helped 13th American colonies gain their independence from the common enemy Britain. अब क्या था कि फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने अमेरिका, जो कि उसका दोस्त था, उसको क्या कर दिया? आजादी दिलवाने के लिए क्या कर दिया? ब्रिटेन से आजादी छुड़वाने के लिए, आजाद कराने के लिए अपने इकोनॉमिक हेल्प कर दी। ठीक है, उसने क्या किया? इकोनॉमिक हेल्प कर दी फ्रांस की ने अमेरिका की। ठीक है, जो फ्रांस ने अमेरिका की जो है हेल्प की, तो क्या हुआ? अब जब आपको पता है कि आपको युद्ध करना है, तो युद्ध आप ऐसे ही तो नहीं कर सकते ना, उसके लिए आपको सोर्सेस चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आर्मी चाहिए। तो अब ये सब चीजें चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? तो फ्रांस ने बिना कुछ सोचे समझे क्या किया? अमेरिका की हेल्प कर दी। अब उसने अमेरिका की तो हेल्प कर दी, उसने सोचा कि ठीक है अभी अमेरिका को जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, अभी अमेरिका को हेल्प कर देते हैं, उसके बाद अमेरिका हमें वापस तो कर ही देगा। ठीक है, एज अ फ्रेंडशिप में। लेकिन हुआ क्या कि अमेरिका और ज्यादा क्या हो गया? गरीब हो गया। अमेरिका क्या हो गया? और ज्यादा गरीब हो गया। अब अमेरिका को तो फ्रांस ने कर्जा दे दिया, लेकिन जो कर्जा दिया था वो कितना दिया था? द वॉर एडेड डेबिट डेप्ट ऑफ मोर देन 2 बिलियन लिवरे। 2 बिलियन लिवरे। अब कितना कर्जा हो गया? 2 बिलियन लिवरे का कर्जा हो गया। और उस पे क्या हो गया? उस पे 10% इंटरेस्ट लग गया। उस पे क्या हो गया? 10% इंटरेस्ट लग गया। एक तो कर्जा इतना बड़ा, ऊपर से इंटरेस्ट कितना हो गया? ऊपर से इंटरेस्ट हो गया आपका 10%। तो पहले ही आप गरीब हो, और उस पर से क्या हो गए? फिर से गरीब हो गए। उस पे क्या हो गया? आप फिर से गरीब हो गए। ठीक है, 2 बिलियन लिवरे के बाद 10% इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ गया। अब फ्रेंच की गवर्नमेंट का तो हो गया दिमाग खराब कि एक तो हमारे पास पैसे नहीं है, ऊपर से हमें कर्जा भी देना है, और कर्जा के साथ साथ हमारा जो इंटरेस्ट लग रहा है वो इतना ज्यादा लग रहा है। तो अब वो आए कहाँ से? अब वो आए कहाँ से? तो अब राजा साहब ने सोचा कि इतना बड़ा एम्पायर तो है मेरे पास, मैं राजा हूँ इतने बड़े एम्पायर का, तो सारी चीजें तो मुझे ही संभालनी है। अब वो संभालेंगी कैसे? ठीक है, एक तो इतना बड़ा राजमहल, उसमें काम करने वाले लोग, फिर आर्मी, फिर उसके बाद इनकी जो वाइफ आई थी, राजकुमारी आई थी, उसको मेंटेन करना, उनको देखना, उनकी देखरेख करना, उनके खर्चे, तो सारी चीजें ओवरऑल किसके कंधे पर आ गई? किसके कंधे पर आ गई? आपकी लुई 16 के कंधे पर। अब उनका तो दिमाग काम कर नहीं रहा था कि इतना बड़ा जो इंटरेस्ट है उसको कैसे पे किया जाए। ठीक है, सारी चीजों को कैसे, ठीक है, कंडीशंस को कैसे संभाला जाए। तो उन्होंने क्या किया? स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस। उन्होंने क्या किया कि टैक्सेस को और बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ऐसे तो हमारे पास पैसे आएंगे नहीं। और पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे कहाँ से आते हैं? या तो आप ट्रेड करते हो तब आते हैं, या फिर आपकी एग्रीकल्चर होती है, और प्लस क्या होता है? टैक्स। ठीक है, तो टैक्सेस से गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा फंड इकट्ठा होता था। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं टैक्सेस को और बढ़ा दूं, टैक्सेस को और बढ़ा दूं, जिससे कि मेरा क्या हो जाएगा? धीरे धीरे मेरा जो इंटरेस्ट है मैं अपना वो पे
कर पाऊंगा। तो इससे क्या हो रही थी, फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो रही थी, बहुत खराब हो रही थी। ठीक है, अब क्या होता है, अभी तो हमने बात किया उसकी इकोनॉमी की, अब हम बात करते हैं फ्रांस की सोसाइटी की, कि फ्रेंच की सोसाइटी कैसी थी 18th सेंचुरी में। ठीक है, तो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में बटी हुई थी। कैसे 3 स्टेट में बटी हुई थी, पहले स्टेट में आते थे द क्लर्जी, पहले स्टेट में आते थे द क्लर्जी। क्लर्जी वो लोग होते थे, पीपल हु वर्क इन चर्च। ठीक है, वो लोग होते थे जो चर्च में काम करते थे, या प्रीस्ट को बोला जाता था। और ये क्या होते थे, इन लोगों को पूरे प्रिविलेज मिले हुए थे, सारी चीजें, इनको जितने भी एडवांटेजेस होते हैं वो सारे के सारे इनको मिले हुए थे। और इन लोगों को क्या करना पड़ता था, इन लोगों को टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंड स्टेट। सेकेंड स्टेट में आते हैं नोबिलिटी, सेकेंड स्टेट में आते हैं नोबिलिटी। नोबिलिटी वो लोग होते हैं जैसे कि राजा, राजा के बाद उसके सारे के सारे जितने भी राजशाही खानदान परिवार में उसके लोग आते हैं वो। ठीक है, तो राजा और राजा के सगे संबंधी किस में आते हैं, नोबिलिटी में आते हैं। और क्लर्जी कौन होते थे, क्लर्जी होते थे जो चर्च में काम करते थे, जो प्रीस्ट होते थे। ठीक है, राजा और राजा के जो सगी संबंधी होते हैं उसके यहाँ पे काम करने वाले लोग, ये सारे के सारे क्या होते थे, नोबिलिटी होते थे। ये लोग भी क्या होते थे, फुल प्रिविलेज होते थे, इनको भी सारे के सारे एडवांटेजेस दिए जाते थे, और ये लोग भी क्या करते थे, टैक्स पे नहीं करते थे। तो 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी में 3 तरह के लोग थे, जिसमें से फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग को फुल प्रिविलेज मिला हुआ था, फुल एडवांटेज था हर तरह के। ये लोग अपनी लाइफ फुल ऑन ऐश से बिताते थे, और किसी भी तरह का क्या करते थे, टैक्स पे नहीं करते थे, किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करते थे। उसके बाद आता है बेचारा थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में आते हैं आपके एवरीवन एल्स, यानी कि सब लोग, यानी कि सब लोग जैसे कि टीचर, कोबलर, पीजेंट्स। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी आम जनता होती थी वो सारी की सारी किस में आती थी, वो आती थी आपकी थर्ड स्टेट में। और थर्ड स्टेट में ज्यादा 90% लोग क्या थे, पीजेंट्स थे। 90% लोग क्या थे, पीजेंट्स थे। और सबसे ज्यादा पूरा का पूरा टैक्स कौन पे करता था, आपका थर्ड स्टेट पे करता था, थर्ड स्टेट पे करता था। तो फ्रेंच में, फ्रांस में जितना भी टैक्स लिया जाता था, चाहे वो चर्च का जाता हो चाहे वो स्टेट का जाता हो, ये सारे के सारा कौन पे करता था, ये आपका थर्ड स्टेट पे करता था। ठीक है, तो 3 तरह फ्रेंच की सोसाइटी में 3 तरह के लोग होते थे। पहला आ गया फर्स्ट स्टेट में आ गए क्लर्जी, जो कि क्या चर्च में काम करते थे। सेकंड स्टेट में आ गए द नोबिलिटी, यानी कि राजा और राजा के सगे संबंधी। ये लोग फुल प्रिविलेज इन लोगों को मिला हुआ था, इनके पास फुल एडवांटेज थी हर चीज की। और ये लोग क्या बाय बर्थ ही क्या करते थे, फुल ऑन मस्ती, फुल ऑन ऐश करते थे विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम किसको देखनी पड़ती थी, थर्ड स्टेट को देखनी पड़ती थी। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कि अब जब थर्ड सोसाइटी के लोग हैं, ठीक है, थर्ड स्टेट के लोगों को क्या हो गया अब, कि द सोसाइटी ऑफ द स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस। अब ये जो कैसे था फ्यूडल सिस्टम, आप ऐसे समझ लो जैसे इंडिया का क्या हो गया जमींदारी सिस्टम। कि जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि जमींदार लोगों के पास बहुत सी जमींदारी होती थी, ठीक है, जमीनें होती थी। तो ये लोग उस पर खुद खेती ना करके क्या करते थे, दूसरों से खेती करवाते थे, दूसरों से काम करवाते थे। और उनको उनके बदले में क्या दिया जाता था, मजदूरी दी जाती थी। ठीक है, तो उसी तरह का फ्यूडल सिस्टम कहाँ चल रहा था, आपके फ्रांस में चल रहा था। ठीक है, जिसमें से 90% जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो क्या थी, पीजेंट थी। और अबाउट 60% क्या थे, जिनके खुद के अपने लैंड्स थे, जो कि नॉबल्स थे और द चर्च एंड द रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। ठीक है, 60% जो लोग थे उनके खुद के वो थे, जो कि क्या फ्यूडल सिस्टम चलाते थे, फ्यूडलिज्म जो है देखते थे। ठीक है, उसके बाद जो क्लर्जी और नोबिलिटी थे, जो क्लर्जी और नोबिलिटी थे वो क्या करते थे, वो लोग पूरा एंजॉय करते थे, उनको सारे प्रिविलेजेस मिले हुए थे बाय बर्थ। क्योंकि उनको कोई टैक्स ही नहीं देना होता था, उनको किसी तरह का कोई टैक्स ही नहीं देना होता था। तो वो अपनी लाइफ क्या करते थे, फुल ऑन ऐश से बिताते थे। ठीक है, क्योंकि थर्ड स्टेट का बंदा जो पीजेंट है वो पिसेगा ही, सारा टैक्स तो उसको ही देना है। क्लर्जी और नोबिलिटी तो वो मजे करते थे। ठीक है, इसके बाद आता है फिर आप टैक्स बढ़ाइए या ना बढ़ाइए क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि आप गवर्नमेंट को ले लीजिए, आप कोई भी गवर्नमेंट लेकर आएंगे, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है क्या, नहीं। टैक्स कौन पे करता है, जो हमारे क्या आम लोग होते हैं, आप और हम जैसे लोग होते हैं, वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो उसी तरह से क्लर्जी और नोबिलिटी भी जो थे वो टैक्स पे नहीं करते थे, सारी प्रिविलेज जो है उनको काफी अच्छे से मिली हुई थी, जिसको वो फुल्ली एंजॉय करते थे। ठीक है, उसके बाद आते थे चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्स कॉल्ड तिथे
फ्रॉम द पीसेंट, ठीक है। जो पीजेंट्स होते थे, थर्ड एस्टेट होता था, वो चर्च को क्या करता था, टैक्स देता था। क्या टैक्स देता था चर्च, क्या टैक्स लगाता था चर्च, लगाता था टीथे। टीथे क्यों हमें चर्च को देना पड़ता था, क्योंकि चर्च ने जितना ज्यादा से ज्यादा जमीनें जो कब्जाई हुई थी, हाँ, चर्च का जितने ज्यादा पे ज्यादा जमीनों पे कब्जा था, उस पे चर्च पीजेंट से क्या लेता था, टैक्स लेता था, जिसको क्या बोलते हैं, टीथे बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, टीथे बोलते हैं, ठीक है। और जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, वो एस्टेट को जो टैक्स देते थे, जो स्टेट टैक्स लेता था, उसको टाइल बोला जाता था, उसको क्या बोला जाता था, टाइल बोला जाता था, ठीक है। तो जो हम पीजेंट्स, जो लोग चर्च को टैक्स देते हैं, उसको तीथे बोलते थे, और जो टाइल होता था वो एस्टेट को दिया जाता था, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, ये तीन तरह के जो है करेंसी हैं, ये तीन तरह के टैक्सेस हैं जो फ्रांस में यूज होते थे, फ्रांस में लिए जाते थे आम लोगों से। जैसे कि लिवरे, लिवरे क्या है, फ्रांस की करेंसी थी 1794 से पहले। अब ये इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, लेकिन 1794 से पहले जो फ्रांस की करेंसी थी वो क्या है, लीवर थी। क्या थी, लिवरे थी। और अभी आप मुझे कमेंट में ये मेंशन करके बताएंगे कि अभी प्रेजेंट में फ्रांस की जो करेंसी है वो क्या है, फ्रांस की करेंसी क्या कहलाती है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका टीथे, टैक्स लिविड बाय द चर्च। कौन लेता था, चर्च लेता था, जो 1/10 होता था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता था, चर्च को 1/10 जो है एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन पे टैक्स देना पड़ता था, जिसको टीथे बोला जाता था, ठीक है। फिर जो टाइल जो टैक्स था वो क्या डायरेक्टली पे किया जाता था स्टेट को, डायरेक्टली पे किया जाता था स्टेट को, ठीक है। उसके बाद अब जो है टैक्सेस बढ़ रहे थे, सब कुछ बढ़ रहा था, ठीक है। अब जब कर्जा है तो टैक्सेस बढ़ाया जा रहा है। तो जो फ्रांस की जो पीपल्स हैं, जो फ्रांस की पॉपुलेशन है, वो क्या कर रही थी, सरवाइव कर रही थी। कैसे कि दिन पे दिन क्या हो रहा है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, टैक्सेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन भी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो रही है। फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई थी, वो आपकी 23 मिलियन हो गई थी 1715 में। 1715 में कितनी, 23 मिलियन थी, और 1709 में ये 28 मिलियन हो गई थी, ठीक है। तो जब अगर आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जब आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसके बाद क्या हो गया, फूड ग्रेन्स की डिमांड ज्यादा हो रही है। अब आप जब इतनी बड़ी संख्या में, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने के लिए भी तो चाहिए होगा ना, ठीक है। तो क्या हो गई, फूड ग्रेन्स की डिमांड ज्यादा हो गई, और प्रोडक्शन क्या हो रहा था, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन उतना ही क्या हो रहा था, कम हो रहा था, और ब्रेड के प्राइस इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है। प्रोडक्शन आपका कोई एग्रीकल्चर का हो नहीं रहा है, ब्रेड के प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा था, गैप आ गया था रिच और पुअर के बीच में। कैसे, क्योंकि रिच तो रिच होता जा रहा था, और पुअर क्या हो रहा था, उतना ही पुअर होता जा रहा था, क्योंकि जो रिच लोग थे उनको तो कोई टैक्स देना पड़ नहीं रहा था, वो तो फुल्ली प्रिविलेज थे, ठीक है। उनको तो किसी भी चीज में हिस्सा नहीं लेना पड़ रहा था, ना तो उनको लाइन लगानी पड़ रही थी, ना तो उनको क्या डिमांड थी उनकी कोई फूड ग्रेन्स की, उनके पास तो पहले से ही सब कुछ है, ठीक है। तो स्ट्रगल कौन कर रहा था, पुअर पर पीपल जो है, जो पुअर पर्सन है, जो गरीब इंसान है, वो क्या कर रहे थे, जो पीजेंट्स है वो क्या कर रहे थे, सरवाइव कर रहे थे, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन उनकी जो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ब्रेड के प्राइसेस बढ़ जा रहे हैं, वेजेस है, काम करवा रहे हैं, काम करवाने के पैसे बढ़ाने को बोल रहे हैं, तो आप वो नहीं बढ़वा रहे हैं। सिचुएशन क्या हो रही है, एकदम वॉर्स होती जा रही है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, एक साल सूखा पड़ गया, एक साल ओले गिर गए, तो क्या हो गया, हार्वेस्टिंग सिस्टम एकदम बर्बाद हो गया, जिससे क्या हो गया, आपका सबसिस्टेंस क्राइसिस आ गया। क्या हो गया, सबसिस्टेंस क्राइसिस तो आना ही था, ठीक है। जो फूड की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन वो पूरी हो नहीं पा रही है, प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है, सूखा पड़ गया है, वेजेस बढ़ाने के आप काम करा रहे हो, आप काम कराने के पैसे नहीं दे रहे हो, ब्रेड के प्राइसेस ज्यादा हो गए हैं, तो जो गरीब इंसान है वो अपना गुजारा करेगा कैसे। तो इससे क्या हो रहा था, फ्रांस में जो है बहुत ही ज्यादा उथल पुथल हो रही थी इन सब चीजों को लेकर के, ठीक है। बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा था, उथल पुथल हो रहा था लोगों के मन में। उसी बीच क्या हो रहा था, जो 18th सेंचुरी में कुछ मिडिल क्लास के लोग थे, मिडिल पीपल्स के लोग थे, तो वो क्या कर रहे थे, वो लोग देख रहे थे, उनमें से कुछ क्या थे, कुछ फिलोसोफर्स थे, कुछ क्या थे, फिलोसोफर्स थे, जो ये कह रहे थे कि ये जो डिफरेंस आ रहा है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है, और जो फ्रांस की सोसाइटी है उसका जो माहौल है वो एकदम खराब होता जा रहा है, ठीक। लोग लड़े मरे जा रहे हैं, लंबी लाइनें लगी हुई हैं, सारी चीजें जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर्स हैं, वो छुपा छुपा के रख ले रहे हैं ब्रेड, ताकि और ज्यादा महंगे उनको अगले दिन बेच सके, है ना। तो इस तरह की चीजें आ रही थी, तो जो वहां के जो आइडल
लोग थे 18 सेंचुरी के, जो मिडिल क्लास के लोग थे, उसमें से कुछ फिलोसोफर्स थे, ठीक है, जिनमें से मेन आता है आपका जॉन लॉक, जिसमें से आता है जॉन लॉक। तो जॉन लॉक का कहना था, उन्होंने उनकी जो किताब थी टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट किसकी किताब है? जॉन लॉक की किताब है। ये आपको याद रखना है, ये फिलोसोफर है। कौन से फिलोसोफर है? ये फ्रांस के फिलोसोफर है, ठीक है। इन्होंने अपनी किताब में ये रिजेक्ट किया कि सबसे पहले तो आप राजा को जो है डिवाइन यानी कि देवता मानना बंद कीजिए। आप क्या कीजिए? राजा को देवता मानना बंद कीजिए। ऐसा कोई देवता नहीं होता है जो अपने ही लोगों को क्या करे, उनका हक छीने, उनको क्या सरवाइव कराए, ठीक है। और ये जो एब्सोल्यूट राइट है मोनार्क का, इसको बंद कीजिए कि राजा की ये जो तानाशाही है, ये जो राजशाही है, इसको बंद कीजिए। हम जो है, हम क्या करेंगे? हम रिपब्लिक लेकर आएंगे। हम लोग क्या करेंगे? अपना एक अपनी खुद की असेंबली बनाएंगे। आप हमारे बीच में से हमारा पॉलिटिकल लीडर को चूज कीजिए, जो हम पे अगर राज कर रहा है तो वो हमारे बारे में सोचे, ना कि अपने बारे में। तो इस तरह के जो विचार थे, इस तरह के जो आइडियाज थे, वो किसके थे? जॉन लॉक के थे। तो ये जो है आइडिया धीरे धीरे क्या हो रहे थे? स्प्रेड करना शुरू हो गए थे, स्प्रेड करना शुरू हो गए थे। इसके बाद जो दूसरा पर्सन आता है, वो आता है आपका, दूसरा जो फिलोसोफर है वो है रूसो, वो है रूसो। इन्होंने सबसे पहला जो इनका आइडिया था वो दिया था, इनकी जो बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। किसमें? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट और पीपल, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? आपस में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि हमारे ऊपर जो राज करेगा वो हम में से ही हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ठीक है, हम में से ही हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, जिससे हम ये कह सके कि ये हमारे नियम और ये हमारे कानून है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, कि हमारे लिए कौन से रूल्स बनाने चाहिए और कौन से रेगुलेशन बनाने चाहिए। तो ये सारी चीजें किसने बताई थी? ये रूसो ने बताई थी। ये किसने बताई थी? रूसो ने बताई थी कि राजा और उसकी जो फॉलोइंग जो पीपल्स हैं, जो पर्सन हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए? आपस में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टिव कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, ठीक है। आइडियाज एक दूसरे को हमें बताना चाहिए कि आप हमारे ऊपर हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप हमारे लिए ये चीजें लागू कीजिए, या राजा को ये हक होना चाहिए, इतनी चीजें होनी चाहिए कि राजा अपनी जनता के लिए शासन करे, उनके हक के लिए शासन करे, ठीक है। तो ये किसने बोला? ये रूसो ने बोला, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट बात बोली, वो बोली मॉन्टेस्क्यू ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे। इन्होंने जो बात बोली वो आज तक चली आ रही है। इन्होंने बोला द स्पिरिट ऑफ द लॉस गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, ठीक है। इन्होंने सीधा सीधे बोल दिया कि आपको अपनी जो इनकी बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉस, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या बोला कि गवर्नमेंट के बीच में शक्तियों का जो पावर है वो तीन तरह से बटा होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? तीन तरह से बटा होना चाहिए। किसी के पास भी इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि एक ही के पास सारी पावर दे दी और वो क्या हो जाएगा? तानाशाह बन जाएगा। वो क्या हो जाएगा? तानाशाह बन जाएगा। इसको आप ऐसे समझो कि अगर एक क्लास में हम एक मॉनिटर बनाते हैं तो वो अपनी मनमानी करने लगता है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, क्लास में क्या करते हैं, 2 या 3 मॉनिटर्स बना देते हैं, ठीक है, जिसमें उनकी पावर्स को क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी ने क्या किया था? इसी ने क्या किया था? पावर्स को 3 पिलर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। जैसे कि क्या? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और क्या हो गया था? लेजिस्लेटिव। तो इसने क्या किया था? पावर को जो है, गवर्नमेंट की पावर को डिवाइड कर दिया जाए तो उससे क्या होगा? मोनार्क सिस्टम जो होगा, मोनार्क सिस्टम जो होगा वो किस में चला जाएगा? वो आपके डेमोक्रेटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, रिपब्लिक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू ने ये बात बोली थी। तो जैसे जैसे इनके जो आइडिया हुए, जो जो इन्होंने आइडिया दिए, तो इन्होंने क्या किया? इनके आइडिया धीरे धीरे स्प्रेड होने लगे। जैसे ही लोग बाहर जाते थे, या कोई शॉपिंग करने के लिए जा रहा है, कोई नाई की दुकान पर जा रहा है, या लेडीज जो है वो ब्रेड की शॉप्स पे जा रही है, या काम करने जो लोग जा रहे थे, तो वहां पे क्या हो रहा था? धीरे धीरे बातें होनी शुरू हो गई थी कि अरे तुमने सुना है जॉन लॉक ने क्या बोला, अरे तुमने सुना है मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला, अरे तुमने सुना है रूसो ने क्या बोला। तो ये सारे जो आइडिया थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे? स्प्रेड होना शुरू कर गए। ये लोग क्या कर गए? स्प्रेड होना शुरू कर गए इनके आइडियाज। क्योंकि ये लोग क्या करते थे? इन लोगों ने क्या किया? अपने आइडिया को कैसे? थ्रू बुक्स और थ्रू न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू, कविताओं के थ्रू, मतलब एक सॉन्ग के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू क्या किया इन्होंने? अपने आइडिया को धीरे धीरे स्प्रेड करना शुरू किया। तो जैसे ही इनके आइडिया स्प्रेड हुए, जैसे ही इनके आइडिया शुरू हुए, तो लोगों को समझ में आ गया कि
हमारे फ्रांस में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ठीक है, कि सारे जो प्रिविलेज है वो क्या है, नोबल लोगों के पास है, प्रीस्ट के पास है, क्लर्जी के पास है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। थर्ड एस्टेट को ही सारे के सारे जो है टैक्सेस क्यों पे करने पड़ते हैं, ये थर्ड एस्टेट को ही सारे के सारे स्ट्रगल्स क्यों करने पड़ते हैं? बाकी के लोग जो हैं वो भी तो यहाँ पे रह रहे हैं, उनको तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो लोगों ने क्या किया, लुई 16 के अगेन क्या कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो ये इनका ये प्रिविलेज सिस्टम था उसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो जब ये प्रोटेस्ट करना शुरू हो गया तो क्या था, फ्रांस में जो ओल्ड रिजिम चल रहा था, ओल्ड रिजिम का मतलब होता है पुराने जो रूल रेगुलेशन चल रहे थे, पुराने जो लॉ चल रहे थे, उसमें क्या होता था, जो द स्टेट जर्नल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द थर्ड एस्टेट सेंट देयर। क्या था कि जब लुई 16 जो है, फ्रांस में ये चीजें जो ओल्ड रेजिम के थ्रू क्या था कि जब राजा को टैक्स आपको बढ़ाना है तो वो ऐसे ही नहीं था कि हाँ ठीक है, आज वो सोया कल उसको याद आया कि अरे मुझे तो टैक्स बढ़ाना है, तो उसने बस सुबह उठा तो उसने टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो राजा को जब भी फ्रांस में टैक्स लगाना होता था तो वो क्या करता था, वो मीटिंग बुलाता था। वो मीटिंग बुलाता था किसकी, स्टेट जर्नल्स की। किसकी बुलाता था, स्टेट जर्नल की। जो असेंबली जो है वहां पे बुलाई जाती है उसको बोला जाता है स्टेट जर्नल। ठीक है, जो एक पॉलिटिकल पावर होती थी, एक पॉलिटिकल जो पार्टी होती थी, उसको बोला जाता है स्टेट जर्नल। ठीक है, तो उसने क्या किया, स्टेट जर्नल की मीटिंग बुलाई। ठीक है, राजा ने, जो लुई 16 है, उसने क्या किया, स्टेट जर्नल की मीटिंग बुलाई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर लॉ बनाना है, कोई भी टैक्स बढ़ाना है, तो राजा क्या करेगा, स्टेट जर्नल की मीटिंग बुलाएगा, उसके बाद सारी चीजें डिस्कस होंगी, उसके बाद जो है आपका ये पास होगा। स्टेट जर्नल जो भी है उसको पास करती है। ठीक है, अब स्टेट जर्नल में कौन कौन आता है, देखो, जो लुई 16 थे, उन्होंने स्टेट जर्नल की असेंबली बुलाई कब, 5 मई 1789 में। कब बुलाई थी, 5 मई 1789 में। इतनी गर्मी में इसको याद आया कि हाँ मुझे टैक्स बढ़ाना है, तो इसने क्या किया, गर्मी में ही मीटिंग बुला ली स्टेट जर्नल की। ठीक है, वो भी 1 2 10 11 लोग नहीं थे, कितने लोग थे देखो। जब लुई 16 ने 5 मई 1789 में जब मीटिंग बुलाई स्टेट जर्नल की, तो उसमें कौन आया, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से कौन आए, 300 पीपल्स आए। 300 पीपल्स फर्स्ट स्टेट से आए थे और 300 पीपल्स सेकेंड स्टेट से आए थे। क्योंकि इन लोगों को तो क्या है भाई, टैक्स देना ही नहीं होता था, इन लोगों को तो टैक्स देना ही नहीं होता था, तो ये लोग क्या 300 बंदे आए। ठीक है, लेकिन अकेला अकेले थर्ड एस्टेट से, जो कि 90% पॉपुलेशन था, तो वहां भाई उन लोगों को टैक्स देना ही है। तो अब उनको टैक्स देना है तो वो तो वहां पे जाएंगे ही ना। वो तो इकट्ठा हो गए कि भाई अब कौन सा टैक्स लगा दिया, या अब क्यों टैक्स बढ़ा दिया, या अब ऐसा क्यों है। तो वो लोग आए, कितने लोग आए थर्ड एस्टेट से, थर्ड स्टेट से आपके 600 पर्सन जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपके आए थे स्टेट जर्नल की असेंबली में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट था वो क्या था, रिप्रेजेंटेटेड बाय इट्स मोर प्रोस्पेरियस एंड एजुकेटेड मेंबर। इसमें सारे के सारे जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, ये सारे के सारे इसमें आए पीजेंट्स की तरफ से। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव में। तो इन्होंने क्या किया, लुई 16 ने क्या किया, अब भी टैक्स तुम बढ़ा रहे हो, तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों ने बोला कि हाँ ठीक है, आप टैक्स बढ़ा दो, क्योंकि इनको तो टैक्स देना ही नहीं होता था, तो वो जितना मर्जी टैक्स बढ़ाए, इनको क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अब फर्क किसको पड़ रहा है, थर्ड स्टेट को, क्योंकि इनको तो टैक्स देना ही देना है। आप अगर 10 गुना की जगह 20 गुना में टैक्स वसूलोगे, तो हम अगर आपके राज्य में रह रहे हैं तो हमें तो देना ही पड़ेगा, चाहे हम लड़के दें, चाहे मर के दें, चाहे जैसे भी दें, टैक्स देना है तो देना ही है। ठीक, तो इन लोगों ने क्या किया, थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या किया, इन्होंने बोला कि नहीं, हम जो है हम ऐसे नहीं बढ़ाएंगे टैक्स, क्योंकि हमें टैक्स देना है तो आप हमसे पूछो ना। आपने उनसे पूछा, उन्होंने तो एग्री कर लिया, तो वहां के वोट और यहाँ के वोट क्लैश हो गए। तो इन लोगों ने, थर्ड स्टेट के जो पर्संस हैं, इन्होंने डिमांड रखी कि ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट, ईच मेंबर ईच वोट रखो, 1 by 1 वोट रखो, तब पता चलेगा ना कि हाँ भैया कौन एग्री कर रहा है, कौन एग्री नहीं कर रहा है। तो ऐसी जब बात इन्होंने बोली कि ईच मेंबर ईच वोट की बात जब थर्ड स्टेट के लोगों ने बोली, तो लुई 16 ने क्या किया, लुई 16 ने क्या किया, प्रपोजल को ही रिजेक्ट कर दिया। और फिर वहां के लोग क्या हो गए,
जो थर्ड एस्टेट के लोग हो गए, उन्होंने कहा तुम भाड़ में जाओ, तुम भाड़ में जाओ, जब तुम्हें अपने ही मन से सारे रूल एंड रेगुलेशन बनाने हैं तो तुम हमें बुलाते ही क्यों हो, तुम हमें बुलाते ही क्यों हो। ठीक है, तो वहां के लोगों ने क्या किया, थर्ड एस्टेट के लोग वहां से उठ के, असेंबली से उठ के चले गए प्रोटेस्ट करने। उन्होंने कहा तुम भाड़ में जाओ, तुम्हें वैसे भी लॉ बढ़ाना ही है, तुमने टैक्स वैसे भी लगाना है, वैसे भी लगाना है, ठीक है, तो अब तुम टैक्स लगाओ या जो मर्जी लगाओ, हमसे मत पूछो। ठीक है, तो यहाँ के जो भड़के हुए लोग थे, ये सारे के सारे चले गए असेंबली छोड़ करके अपने अपने घर। इन्होंने अपनी असेंबली वहां की छोड़ के अपने अपने घर चले गए। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि 20 जून को सारे के सारे जितने भी थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, ये लोग असेंबल हुए। ये लोग कहां पर इकट्ठा हुए, ये लोग इकट्ठे हुए इंडोर टेनिस कोर्ट में, इंडोर टेनिस कोर्ट के ग्राउंड में, जो कि कहा वर्सलिस में था, जो कि कहा था वर्सलिस में था। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि थर्ड स्टेट के जो लोग थे ये मीटिंग करने के लिए कौन से ग्राउंड में गए थे, तो आप क्या बोलोगे, इंडोर टेनिस कोर्ट में गए थे, जो कि कहा था वर्सलिस में था, जो कि कहा था वर्सलिस में था। ठीक है, तो वहां पे इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने अपनी खुद की नेशनल असेंबली बना दी। इन्होंने खुद की नेशनल असेंबली बना दी। इन्होंने कहा हम किसी भी असेंबली को नहीं जानते, थर्ड स्टेट की असेंबली को, हम अपनी खुद की असेंबली बनाएंगे। जब हमारे हमसे टैक्स लेने हैं तो हम ही जो है सारी चीजें डिसाइड करेंगे, हम किसी राजा वाजा को नहीं जानते। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने नेशनल असेंबली बना ली तो उन्होंने कहा अब हम अपना संविधान खुद बनाएंगे और हम खुद अपने पावर्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम तुम्हें नहीं मानते, तुम्हारी पावर को हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो नेशनल असेंबली जब इन्होंने बना दी तो उस कई बार क्या होता है ना कि जो इस नेशनल असेंबली में क्या था, किसने पार्टिसिपेट किया था, दो जो है फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के जो दो लोग थे, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से आपका आता है मिराब्यू। मिराब्यू क्या था, न्योबल था, ये सेकेंड स्टेट का था। उसके बाद आता है एबीसीएस। एबीसीएस क्या थी, ये प्रीस्ट थे, ये थे फर्स्ट स्टेट के। ये कब के, कौन से स्टेट के थे, ये फर्स्ट स्टेट के थे। इन्होंने मिलकर के क्या किया, लोगों की हेल्प की, लोगों की हेल्प की, और इन्होंने समझाया, इन्होंने डिवाइड किया, इन्होंने लोगों को दिखाया कि देखो आपके फ्रांस में कैसे सारी चीजों का पार्टीशन हो रहा है, कैसे आप लोगों के साथ ये सारी चीजें गलत हो रही हैं। ठीक है, तो मिराबियो ने क्या किया, मिराबियो ने एक जर्नल लिखा और उसमें पावरफुल क्या की स्पीचेस दी, जिससे कि जितने भी वर्साइल्स के लोग थे वो ज्यादा से ज्यादा क्राउड वहां पे क्या हुआ, इकट्ठा हुआ, ज्यादा से ज्यादा क्राउड वहां पे इकट्ठा हुआ उसकी स्पीच से। ठीक है, उसके बाद जो एबीसीएस थे उन्होंने एक बहुत ही अच्छा पैम्फलेट लिखा था, जिसमें जिसमें उन्होंने लिखा था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या है। ठीक है, तो ये जो दो पर्सन्स थे, इन्होंने नेशनल असेंबली में पार्टिसिपेट किया, जिससे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस के लोगों को काफी हेल्प मिली अपने हक के लिए लड़ने में। ठीक है, इसके बाद आता है कि उसके बाद फ्रांस की क्या कंडीशंस हुई, जब इन लोगों ने हमला शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, तो अब इसके बाद क्या हुआ। ठीक है, अब क्या हो रहा था कि बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ रही थी, लेकिन सर्दी, जब आपको पता है कि हाँ देश में माहौल बहुत ही ज्यादा इस तरीके का उत्पत्ति वाला है, तो उसके बाद क्या सर्दी और क्या गर्मी। ठीक है, कि राजा हम पे हमारी बात सुन ही नहीं रहा है, टैक्स पे टैक्स लगा ही जा रहा है, हमें किसी भी तरह का कोई एडवांटेज मिल ही नहीं रहा है, तो ये लोग प्रोटेस्ट करने पर आ गए, ये लोग आ गए प्रोटेस्ट पे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ब्रेड जो शॉपकीपर्स थे उन्होंने क्या किया, सारे के सारे होर्ड कर लिए ब्रेड्स को, तो इन्होंने क्या कर दी, ब्रेड की प्राइस बढ़ा दिए। ठीक है, तो वहां की जो लेडीज थी फ्रांस की, उन्होंने क्या किया, अब उन्हें घर तो चलाना ही था, उन्हें घर तो चलाना ही था, तुम टैक्स लगाओ या जो मर्जी लगाओ। तो जब शॉपकीपर्स वहां पे इतने, उन्होंने क्या किया, सारी की सारी ब्रेड भी होल्ड कर दी, छुपा के रख ली, सारा का सारा चीजें स्टोर करके रख लिया, ताकि हम नेक्स्ट डे क्या करें, और ज्यादा ये बोल के कि हाँ भैया ब्रेड की कमी हो रही है, ब्रेड की कमी हो रही है, अगर आपको चाहिए तो हम अपनी मर्जी से क्या प्राइजेस इंक्रीज कर दें। तो अब ऐसी सिचुएशन में लोग, वहां की लेडीज को लगानी पड़ रही थी लाइन, वहां की वुमेन्स को लगानी पड़ रही थी लाइन, और इतनी लंबी लाइन में खड़ी होने के बाद भी उनको जब ब्रेड नहीं मिल रहा था, वहां पे शॉप्स बंद हो जा रहे थे और इतने ज्यादा वो लोग पैसे चार्ज कर रहे थे, तो वहां की जो वुमेन्स थे उन्होंने क्या किया, बेकरी को आग लगा दी, बेकरी को आग लगा दी, बेकरी को ही लूट लिया। ठीक है, बेकरी को ही लूट लिया। उसी टाइम पे क्या हुआ, किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस। उसके बाद किंग ने क्या कर दिया, ट्रूप्स वहां से मूव कर लिए। ठीक है, उसके बाद आता है कि 14 जुलाई एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉय द बास्टिल। अब क्या हुआ कि जो है कि बास्टाइल में फिर जैसे
आप ये समझो कि वुमेन्स जो थे, वुमेन्स ने तो दुकानों पे आग लगा दी, ठीक है, दुकानों पे आग लगा दी, और ये जितने भी सारे के सारे लोग थे ये चले गए पेरिस में, ये चले गए पेरिस में। पेरिस में क्या था कि एक जेल थी जिसका नाम था बास्टाइल, जिसका नेम था बास्टाइल, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ काला पानी की सजा होती है ना, उसी तरह से वहां पे थी बास्टाइल, ठीक है। बास्टाइल में क्या होता है कि राजा जो है, अगर आपने राजा के खिलाफ कुछ भी किया, या राजा को अगर कुछ भी नहीं पसंद है, तो वो आपसे बिना कुछ पूछे आपको उठाएगा और उस बास्टाइल में जाके कैद कर देगा, बास्टाइल में जाके कैद कर देगा। तो इन लोगों ने क्या किया, 14 जुलाई को, वैसे ही इतने ये लोग भड़के हुए थे राजा से, ठीक है, तो हमारी बात तो सुन नहीं रहे, उसने क्या किया कि तुम्हें बहुत ज्यादा घमंड है ना अपनी पावर्स पे, कि हाँ तुम, हम कुछ भी करेंगे तो तुम हमें बास्टाइल में लाके कैद कर दोगे। इन्होंने क्या किया, सारे के सारे लोगों ने जाके बास्टाइल पे अटैक कर दिया, बास्टाइल में अटैक कर दिया। अब बास्टाइल पे अटैक तो हो गया, तो उससे क्या हुआ कि अब धीरे धीरे जैसे अटैक बढ़ना शुरू हुआ, तो उसके बाद कंट्री साइड रूमर्स फैल गए, यानी कि गांव में, शहरों में तो हो ही रहा था, पेरिस में भी हमला हो रहा है, पेरिस में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, बास्टाइल में भी आग लगा दी, सब जगह, पूरे फ्रांस में क्या हो रहा था, पूरा वही भारत छोड़ो आंदोलन की तरह, पूरा असहयोग आंदोलन, यही सारा जैसे इंडिया में हो रहा था ना, उसी तरह से वहां पे भी पेरिस में भी शुरू हो गया, फ्रांस में शुरू हो गया, ठीक है। फ्रांस की पूरी जनता आ गई सड़कों पे, जी पूरे, उन्होंने ट्रूप्स लेकर के सारा पहुंच गए पेरिस, पूरी बास्टाइल के उसको नष्ट कर दिया, उनके घर के आगे पहुंच गए, वहां पे हल्ला मचाने लग गए, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा था, कंट्री साइड क्या रूमर फैला था, ये सुनो, गांव में क्या रूमर फैला कि वहां से क्या है, राजा ने जो है ये आदेश दे दिया है कि वो अपने घोड़े लेकर आने हैं, और वो क्या करेंगे, आपकी जितनी भी सारी फसलें हैं ना उसको बर्बाद कर देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे, क्योंकि हमने जो है राजा की बात नहीं मानी, ठीक है, हमने जो है राजा की बात नहीं मानी। तो इससे क्या हुआ कि कासल एंड स्टेट बिल्डिंग अटैक बाय द पीजेंट्स। अब क्या हुआ कि जब पीजेंट्स को ये चीजें पता चल गई, अब जब पीजेंट्स को ये चीजें पता चल गई, तो क्या हुआ कि उसने क्या किया, उसने वापस से, इन लोगों ने हमला शुरू कर दिया, इन लोगों ने क्या कर दिया, हमला शुरू कर दिया, इन लोगों ने क्या कर दिया, हमला शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद वहां वुमेन्स लड़ने पर शुरू हो गई, बास्टाइल में शुरू हो गई, है ना, बास्टाइल में ये सब कुछ शुरू हो गया। इधर गांव वाले लोग जितने भी पीजेंट्स हैं वो लोग शुरू कर गए, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो उस समय क्या था, राजा एकदम बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि अब क्या हो रहा था, ये पीजेंट्स लोगों ने क्या किया दिया, लूटेड ग्रेन्स एंड डिस्ट्रॉयड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेमोरियल ड्यूज। अब क्या हुआ कि जब ये पीजेंट्स ने जो है उनकी स्टेट बिल्डिंग पे अटैक कर दिया, तो वहां से सारा का सारा जितना भी सामान था इनका, जितना भी ग्रेन था, वो सारा का सारा लूट लिया, ठीक है, सारा का सारा लूट लिया, और जितने डॉक्यूमेंट्स है वो सारे जला दिए। डॉक्यूमेंट्स कैसे, ये जो मेमोरियल डॉक्यूमेंट्स है, मेमोरियल ड्यूज है, इसका मतलब है जितने भी पुराने आपके बही खाते बने हुए थे ना, कि हाँ जी आपको इतने इतने रुपए आपको पे करने थे, इतने इतने ऐसे थे, सारे के सारे उसने रिकॉर्ड्स क्या किए, जला दिए सारे। अब लोग, कोई जब प्रूफ ही नहीं है तो तुम क्या टैक्स लोगे हमसे, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी, तो लुई 16 ने क्या किया, उसने वापस बुलाई नेशनल असेंबली, उसने नेशनल असेंबली को बुलाया, और उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, तुम्हारे सारे जितने भी हैं वो सारे, तुम जो भी मान रहे हो, तुम्हारी जितनी भी डिमांड्स है वो सब मान रहा हूँ, ठीक है, तुम क्या चाहते हो। उसने क्या किया, 4 अगस्त 1789 को एक डिक्री पास कर दी, उसने एक एक्ट पास कर दिया कि जो फ्यूडल सिस्टम है उसको मैं खत्म कर देता हूँ, ये कोई टैक्स नहीं लेगा। उसके बाद जितने भी मेंबर्स हैं क्लर्जी के, और जितने भी इनको प्रिविलेज मिली हुई है, वो सब मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, नोबल क्लर्जी ये सारे के सारे। इसने क्या की, सारी चीजें मान ली कि किसी को कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा, सबको सेम तरह से जो है फ्रांस में रखा जाएगा। लेकिन इसने ऐसा क्यों किया, ठीक है, ये अभी हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जानो कि जब ये इसने नेशनल असेंबली को क्या कर दिया, नेशनल असेंबली को डिक्लेरेशन कर दिया, इसने क्या कर दिया, पास कर दिया, तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, बनाया अपना ड्राफ्ट, उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट बनाया 1791 में, ठीक है। तो जब अब फ्रांस क्या हो गया, पहले क्या था, पहले वो मोनार्की था, पहले वो क्या था, वो मोनार्की था। कैसा मोनार्की था वो, राजा का मोनार्की था। लेकिन अब क्या हो गया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में आ गया। क्यों, क्योंकि अब क्या हो रहा था कि 1791 में ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड बाय नेशनल असेंबली ने ड्राफ्ट बना दिया, जिसकी क्या थे, उसने क्या कर दी, ऑब्जेक्टिव क्या था, पावर्स ऑफ द मोनार्क, उसने मोनार्क की पावर को क्या कर दिया, लिमिटेशंस कर दी, ठीक है, उसकी पावर पे लिमिटेशन कर दिया, ठीक। उसके बाद आपका आता है सेपरेशन ऑफ पावर, उसके बाद आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब
उसने क्या कर दिया, मोनार्क की पावर को, राजा की पावर को तीन उसमें पार्टिस डिवाइड कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने, हमने ये जो ड्राफ्ट बनाया नेशनल असेंबली ने, उससे क्या हो गई, राजा की पावर्स को हमने क्या कर दी, लिमिट्स कर दी, उसकी पावर को सेपरेशन कर दिया कि सीधा सीधा किंग जो है वो हम पे राज नहीं करेगा। हमारे जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वो अपने इलेक्टर्स को वोट करेंगे और उन इलेक्टर्स में से जाकर के लोग हमारे नेशनल असेंबली में रहेंगे, वो मिनिस्टर्स और किंग की पावर को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह से जो था फ्रांस में नेशनल असेंबली ने ये चीजें बनाई कि पावर टू मेक लॉ, नेशनल असेंबली के पास पावर आ गई थी कानून बनाने की, और इलेक्टेड की, ठीक है, इलेक्टेड की कैसे आ गई थी, इनडायरेक्टली बाय एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स अभी मैंने आपको बताया कि वोट सिटीजन्स जो, जिनके पास क्या है, जिनके पास 25 प्लस की एज है, 25 वर्षों से मतलब 25 वर्ष की आयु का हो, जिसके पास क्या है, जो जो एक लेबर है उसकी 3 दिन का खर्चा, मतलब जो कि रिच है, ठीक है, जो रिच है और 25 प्लस का है, वो क्या करेगा, वो इलेक्शन कर सकता है, ठीक है, वो वोट दे सकता है। ऐसा हमारे एक्टिव सिटीजन्स में आता है। और इनएक्टिव में वो लोग आते थे जिनके पास पैसा नहीं था, मतलब जो गरीब लोग थे, और वुमेन्स और चिल्ड्रंस, ये सारे किस में आते थे, ये इनएक्टिव में आते थे, ठीक है, पैसिव में। उसके बाद आती है एलिजिबिलिटी। अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, जो सारे टैक्स पे कर सकता है वो आता था नेशनल असेंबली में, ठीक है, वो आता था नेशनल असेंबली में, ठीक है। इसके बाद आता है, इसके बाद आता है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिक्लेरेशन किया गया, क्या डिक्लेरेशन किया गया, जैसे कि आपकी जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आपका प्रियम्बल है वो क्या है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, आत्मा है, ठीक है, उसमें ही सब कुछ है, ठीक है। आपका फर्स्ट पेज जो है उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल को, ठीक है, जिसमें आपको सब कुछ दिया होता है, आपका क्या उद्देश्य है आपकी लाइफ का, उसी तरह से संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या उद्देश्य है वो उस प्रेम्बल में बताया जा रहा है, बताया गया है। तो उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रांस का था उसमें भी मेंस के लिए कुछ राइट थे, ठीक है, फ्रांस के सिटीजन्स के लिए कुछ राइट थे। क्या राइट्स थे, जिसमें सबसे पहले ये बोला गया था कि दीज राइट, जो ऊपर के आपको ये 4 राइट्स दिख रहे हैं, ये क्या थे, दीज राइट वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, यानी कि ये क्या है, आपको बाय बर्थ मिले हैं और ये नेचुरली है और ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये जो 4 आपको राइट्स दिख रहे हैं, अगर आप फ्रांस में पैदा हुए हो, अगर आप फ्रांस में पैदा हुए हो तो ऊपर के चारों राइट्स आपको मिले हुए हैं, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये किसमें लिखा हुआ था, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। जो इन्होंने ड्राफ्ट बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके फर्स्ट पेज पे ये सारी चीजें मेंशन थी। कौन से राइट्स थे वो, राइट टू लाइफ, भाई जीने का अधिकार सभी को है, ऐसा थोड़ी है कि हाँ राजा, आप मतलब राजा को आप पसंद नहीं है तो राजा ने आपको मार दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उसी तरह से राइट टू लाइफ सभी को था। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को थी, कि आपको अगर नहीं पसंद है, आप राजा अगर कोई गलत काम कर रहा है या आपको राजा में कोई प्रॉब्लम है उसके किसी भी नियम या कानून में, तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। अगर कोई भी चीज, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन में ऐसे आ गया कि आप अगर कोई चीज सुन रहे हैं तो आप उसमें अपनी राय दे सकते हैं। देश में जो भी चीजें चल रही हैं आप उसमें अपनी राय दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पे कोई भी चीज थोपी जा सकती है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ ओपिनियन भी दिया गया। उसके बाद आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये सबसे बड़ा जो है लॉ था, जैसे कि क्या, हर चीज में क्या मिलेगी आपको, इक्वालिटी मिलेगी, कि आपने अगर कोई नियम या कानून तोड़ा है तो आपको सेम सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो नोबल है, हाँ, या उसके पास ज्यादा पैसे हैं तो उसको कम सजा मिलेगी, और वो बेचारा जो पीजन है, वो किसान है, उसने अगर एक कुछ भी तोड़ दिया तो आप उसको फांसी की सजा दे देंगे, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ था, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो भी लॉ बनेंगे वो सारे के सारे इक्वल होंगे सभी के लिए, ठीक है। तो ये क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेरेशन दिया हुआ था फ्रांस के। इसके बाद आता है कि अब ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन लुई 16 इतनी आसानी से नेशनल असेंबली की सारी बातें माना क्यों, वो इसलिए माना क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो सीक्रेट नेगोशिएशन कर रहा था, किसके साथ, किंग ऑफ पर्शिया के साथ। लुई 16 जो है
सीक्रेट वार्तालाप कर रहा था, एक साजिश रच रहा था किंग ऑफ पर्शिया के साथ, क्योंकि पर्शिया जो है उस समय बहुत ही बड़ा किंगडम माना जाता था, बहुत ही पावरफुल किंगडम था, ठीक है, उस जमाने में। तो वो क्या कर रहा था, वो ये कह रहा था पर्शिया के किंग से और ऑस्ट्रेलिया के किंग से कि आप मुझे जो है नेशनल असेंबली जो वोट चल रहा था, आप वो ये कह रहा था कि आप जो है मेरे को फ्रांस में जितने भी ये रेवोल्यूशन हो रहे हैं, ये जितने भी प्रोटेस्ट है, उससे निजात दिला दो, उससे जो है मुक्ति दिला दो, तो मैं आपको हेल्प करूंगा आपकी वोटिंग में, ठीक है, मैं आपके लिए ये सब करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नेशनल असेंबली को इस बात का पता चल गया वोट होने से पहले ही, 1792 में उनको पता चल गया कि हाँ राजा जो है ये ऐसी साजिश चल रहा है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जंग छेड़ दी, उन्होंने वोटिंग सिस्टम शुरू होने से पहले ही जंग छेड़ दी, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रॉन फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी, हजारों की संख्या में लोग जो है उमड़ पड़े कि अब जब हमने पंगा ले लिया है राजा से, तो अब तो या तो आर होगा या पार होगा, हाँ अब युद्ध तो छेड़ ही दो, या तो हम जीतेंगे या फिर वो जीतेंगे, या तो मरेंगे या तो मारेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है आजादी की खुशी के लिए, अपने हक के लिए क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, आर्मी को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद सॉ दिस वॉर एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड द एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। अब लोग जो है वो कैसे देख रहे थे कि हम जो हैं, हम लड़ाई करेंगे राजा के विरुद्ध, और राजा की जितनी ये तानाशाही और राजशाही है इसके विरुद्ध हम क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो सारे के सारे पूरे के पूरे यूरोप में ये जो है लड़ाई छिड़ गई, लड़ाई छिड़ गई। अब लोग क्या करने लगे, पैट्रियोटिक सॉन्ग वर sung among which composed by Roger de Lisle was sung from first time by volunteers from Marseilles, ठीक है। तो पैट्रियोटिक सॉन्ग बंदे गाने लग गए, वहां पे जितने भी लोग थे सारे देशभक्ति की भावना से जूझ रहे थे, जैसे आपके यहाँ पे आता है ना, ए मेरे वतन के लोगो, जनगण मन, ये सारे वंदे मातरम, ये सारे के सारे हमारे यहाँ के भी क्या है, नेशनल सॉन्ग है ना, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स है। तो उसी तरह से फ्रांस का जो पेट्रियोटिक सॉन्ग था मार्सेलिस, ये जो है लोगों ने गाना शुरू कर दिया, इसको गा गा के लोग क्या थे, लड़ाई में पार्ट लेना शुरू कर दिया। अब ये जो मार्सेलिस था, ये किसने लिखा था, ये रॉजर दी लीसले ने लिखा था, ये रॉजर दी लीसले ने लिखा था। और इसको फर्स्ट टाइम कब गाया गया मार्सेलिस को, वॉर के टाइम पे, वॉर के टाइम पे गाया गया। और आज ये क्या हो गया है, आज ये वहां का नेशनल एंथम है, ये मार्सेलिस जो है फ्रांस का क्या है, नेशनल एंथम है, ठीक है। तो ये जो था फ्रांस का एक पार्ट था, इसके बाद का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।